एनीवेज आज के इस वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जैक्टली उसी मोमेंट से होती है जहाँ पे परफेक्ट वर्ल्ड का लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हमने क्या देखा था कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर पहुंच जाते हैं शी-हाओ को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब एक सुप्रीम बीइंग शी-हाओ के ऊपर हमला करता है ना, तो ग्रैंड एल्डर उससे कहने लगते हैं कि इसे तुम इग्नोर करो, अगर ये तुम पर अटैक करने की कोशिश करता है तो इसे मैं हैंडल कर लूंगा और आज ये मारा जाएगा, पर इस वक्त तुम्हें मेरे साथ हर हाल में इंपीरियल पैलेस में लौटना होगा। ये कहते हुए वो शी-हाओ को अपनी तरफ बुलाने तो लगते हैं, बट गाइस शी-हाओ को जो प्रीमोर्टाइल स्पिरिट है वो शी-हाओ को आगे बढ़ने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और अब आगे अब तो यहाँ पे जैसे ही वो बैरियर बना था ना, शी-हाओ जैसे इसके अंदर कदम रखने जाता है ना, सडनली वो अपना पैर पीछे कर लेता है, कहने लगता है कि आखिर मुझे इतना अजीब सा फील क्यों हो रहा है, एक डर जो कि मेरे अंदर दिन ब दिन लगातार बस घर करता हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा है, एक ऐसा खतरा है जिसे कि इवन की ग्रैंड एल्डर भी यहाँ पे बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकते। आखिर वो ऐसा कौन सा खतरा होगा कि जिससे कि इवन की मेरी सोल तक अंदर से कांप उठी है। अब यहाँ पे तभी ग्रैंड एल्डर को देखते साथ ही ना जो हुआंग है वो इमीडिएटली अपने डिवाइन सेंस के जरिए से उन्हें एक मैसेज पहुंचा देता है और उन्हें बता देता है कि ये जो ट्रैप है ये कोई मामूली ट्रैप नहीं है, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना होगा। और मेरे ख्याल से हमारे सामने ये जो इतना बड़ा थ्रेट दिख रहा है ना, जैसे कि हम एक मामूली सा सुप्रीम बीइंग समझ रहे हैं, ये कोई मामूली तो नहीं हो सकता। तभी यहाँ जो ग्रैंड एल्डर है उनकी तरफ से उसे मैसेज आता है और वो कहने लगते हैं कि मैंने तुमसे जितना कहा तुम उतना करो, तुम उसकी फिक्र मत करो। यहाँ पर हर एक चीज पर मुझे एडवांटेज है, अगर इसने जरा भी होशियारी दिखाने की कोशिश की तो मैं एक स्ट्राइक से ही इसे मौत के घाट उतार दूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस चुपचाप मेरे पास आ जाओ। और अगर जरूरत पड़ी ना तो आज तुम भी देख लोगे कि मैं कैसे एक सुप्रीम को स्ले करता हूँ। यहाँ पे शी-हाओ ग्रैंड एल्डर की बात से थोड़ा सहमत होता है, लेकिन उसकी अंदर की आवाज अभी भी उसे आगे बढ़ने की इजाजत नहीं देता। यहाँ पे वो जैसे तैसे खुद को समझा के जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाने लगता है, सडनली उसकी प्रीमोर्टाइल स्पिरिट वापस से कहती कि नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। अब शी-हाओ दो बार अपने अंदर की आवाज को कैसे इनकार कर सकता था। वो समझ आता है कि ये एक बहुत बड़ी वार्निंग है जिसे कि मैं ऐसे ही अनदेखा नहीं कर सकता। तभी शी-हाओ यहाँ ग्रैंड एल्डर से कहने लगता है कि सीनियर मेरी बात सुनिए, मुझे लगता है कि इससे बाहर निकलने का कोई ना कोई सेफ जरिया तो जरूर होगा और लगता है कि मुझे ये रास्ता मिल चुका है। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि क्या सच में, चलो फिर सुनते हैं कि आखिर तुम्हारे पास कौन सा ऐसा तरीका है कि जिसके जरिए से हम सेफली यहाँ से निकल सकते हैं। तभी यहाँ पे शी-हाओ लोटस पोजीशन में बैठ जाता है, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहता। ये सुनकर तो ग्रैंड एल्डर से कहने लगते हैं कि हुआंग आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मुझे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, जवाब दो। अब यहाँ पे शी-हाओ कोई जवाब नहीं देता, तो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगते हैं कि तुमने फॉरेन रियलम के उस ट्रेजर को हासिल किया है जिसकी वो डेस्परेटली तलाश कर रहे हैं और हर हाल में उन्हें वो चाहिए। तुमने इतने बड़े बड़े दुश्मन बना लिए कि तुम्हें आइडिया भी नहीं है और कितना को तो तुम मौत के घाट भी उतार चुके हो। और जो तुमने आज तक किया है, जितने मेरिट पॉइंट्स तुमने कलेक्ट किए हैं, इससे तुम पर लगे हर दाग को तुम मिटा चुके हो, तो आखिर यहाँ पे रुकने का क्या फायदा, चुपचाप मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम ऑलरेडी अपनी जान बहुत ज्यादा खतरे में डाल चुके हो। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना हुआंग। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे की ओर बढ़ाने लगते हैं। अब इसी के साथ जैसे ही वो उस बैरियर को टच करता है ना, धीरे धीरे करके इसका ट्रू फेस यानी कि जो हमारे सामने ग्रैंड एल्डर नजर आ रहा था, इसका असली चेहरा नजर आ जाता है। जिसके बाद शी-हाओ स्माइल करते हुए अपनी आईज ओपन करता है और यहाँ पे वो बंदा शी-हाओ की ये चाल देखकर सरप्राइज और कहने लगता है कि वैसे मानना पड़ेगा, मैं तो तुम्हें कोई आसान शिकार समझ रहा था, लेकिन तुमने बहुत इजीली मेरा पता लगा लिया। हाँ, वो बात अलग है कि ये जो एंशिएंट ट्री है ये सिर्फ तुम्हारी ऑरा को हाइड कर दी है और तुम्हारी ऑरा को हाइड करते हुए ये अपने आसपास के बाकी के लोगों की ऑरा को रिवील कर देती है। सच बता रहा हूँ, ये काफी रेयर चीज है क्योंकि जो सुप्रीम लेवल के नीचे के बंदे हैं वो कभी भी इस चीज को नहीं कर सकते। सच में ये बहुत ज्यादा रेयर है। अब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि इस बंदे का नाम है असल में हान मिंग, जो कि फॉरेन रियलम का एक सुप्रीम कल्टीवेटर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है और सुप्रीम बीइंग होने के नाते इसकी बात और इसका जो दबदबा है वो फॉरेन रियलम में काफी ज्यादा है। तुम्हें तो इस वक्त खुद के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा होगा और होना भी चाहिए क्योंकि काम ही तुमने ऐसा किया है। यहाँ पे उसकी बात सुनकर शी-हाओ कहने लगता है कि क्या बात है, एक सुप्रीम बीइंग मेरे सामने आया है मुझे मारने के लिए, और क्या तुम्हें लगता है कि ये काम तुम्हें शोभा देता है क्योंकि एक जूनियर के सामने एक पीक मॉडल दाव का कल्टीवेटर आखिर क्या करने आया होगा। पर अब बस बहुत हो गया, तुमने बहुत चाल चल ली, बहुत से लोगों का खून बहा लिया, अब और नहीं। तभी यहाँ पे वो बंदा अपने पावर्स को कहते हुए कहता है कि आखिर एक विलन और हीरो में फर्क क्या है, दोनों ही सरवाइव करने के लिए सामने में जो भी आता है उसे मौत के घाट उतार देते हैं। तो बताओ तुम्हारी नजर में इनके बीच में डिफरेंस क्या है। अभी ये कहते हुए वो अपने फ्रोजन डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते सराउंडिंग के जितना भी इलाका था ना वो कम्प्लीटली फ्रीज हो जाता है, इवन की शी-हाओ की आधी बॉडी भी। और तभी वो कहने लगता है कि अब तुम मेरे फ्रोजन डोमेन का असर देखोगे और पता लगाओगे कि आखिर क्यों मुझे सुप्रीम बीइंग कहा जाता है। तुम देखो तुम्हारी की एनर्जी और जो तुम्हारा ब्लड है ना ये कैसे मिनटों में फ्रीज हो जाएगा, जिसके बाद तुम बस एक बर्फ की मूर्ति बन के रह जाओगे। अब यहाँ पे शी-हाओ रेजिस्ट कर रहा था, तभी वो बंदा कहने लगता है कि मैंने कहा ना चुपचाप रेजिस्ट करना छोड़कर खुद को मेरे हवाले कर दो, क्योंकि हमारे जो एंशिएंट एंसेस्टर है ना वो तुम्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, क्या पता वो तुम पे मेहरबान हो जाए और तुम्हारी जान छोड़ दे। अब यहाँ पे जो शी-हाओ है वो जैसे तैसे खुद को सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बर्फ उसकी पूरी बॉडी को फ्रीज करते हुए उसके
चेस्ट तक पहुंच जाती है। तभी वो उससे कहने लगता है कि तुम्हें तो खुशकिस्मत समझना चाहिए खुद को, क्योंकि अगर यहाँ पे मेरे ग्रैंड एल्डर होते ना तो तुम्हारी हिम्मत नहीं होती आज यहाँ पर मेरे सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बनने की। वो तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देते, तुम्हारी औकात नहीं उनके सामने खड़े होने की। ये सुनकर तो हानमिंग को और गुस्सा आता है और वो यहाँ पे अपने फ्रोजन डोमेन की पावर को और ज्यादा इंक्रीज करते हुए कहता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कैंसन तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आएगा, पर क्यों, और अगर आ भी गए तो वो भी तुम्हारी तरह आज यहाँ पे मेरे डोमेन के अंदर मारे जाएंगे। अब ये कहते हुए वो जैसी पावर को अनलीश करता है ना तो यहाँ पे शियाओ की बॉडी और ज्यादा फ्रीज हो जाती है। तब स्पेस में एक तगड़ा वाला क्रैक बनता है जिसके अंदर से आवाज आती है। वो कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और तभी हम देख पाते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड एल्डर आ चुके थे और भाई ये अपने बिल्कुल नहीं जवानी वाले फॉर्म में थे, यानी कि ये अपने सुप्रीम बैटल इमोर्टल ब्लड पावर है इसे अनलीश कर चुके थे। यहाँ पे वो आते साथ ही अपना सुप्रीम ऑरा रिलीज करते हैं। उनका सप्रेशन ऑरा इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि इसके डोमेन की वो धज्जियां उड़ा के रख देते हैं, सारी आइस मेल्ट हो जाती है। और तभी हानमिंग कहने लगता है कि मैं कैंसन मान गया मैं तुम्हें, आज तुमने यहाँ पर आकर ना अपनी कब्र खुद ही अपने हाथों से खोदी है। तभी यहाँ पे शिहाओ को ग्रैंड एल्डर की दोनों ऑरा फील होती है, यानी कि एक जब वो जवानी में थे और एक जब वो अपने बुढ़ापे में थे। दोनों ऑरा को वो एक साथ देख पा रहा था तो उन्हें इस फॉर्म में देखकर शिहाओ खुद भी हैरान था और कहने लगता है कि ये इनकी पीक पावर है जिसके चलते हर कोई इनसे खौफ खाता है। तभी यहाँ पे अपने जो ग्रैंड एल्डर है ना वो यहाँ पे अपनी पावर को अनलीश करते हुए इस बंदे से फाइट करने लगते हैं। दोनों ताबड़तोड़ धुआंधार फाइट करते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर वो इसके सारे आइस को डिस्ट्रॉय करते हुए ऐसा स्लैश अटैक मारते हैं कि सीधा इसकी छाती को फाड़ के रख देते हैं। और जैसा कि सुप्रीम एल्डर के बारे में कहा जाता है कि भाई ऐसे ही पूरा का पूरा 9 हेवन एंड 10 अर्थ इन्हें यूं ही सम्मान नहीं देता, यूं ही इनसे इवन की वैंग फैमिली का एंसेस्टर भी खौफ नहीं खाता। अब यहाँ पे जैसे वो उसे निपटा देते हैं ना, वहाँ तो भाई उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने लायक था, क्योंकि आज उसने एक सुप्रीम की सुप्रीम पावर देखी थी जैसे कि आज तक बहुत ही कम लोग हैं इस दुनिया में, यानी कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ रियलम में जो कि जिंदा बचे हैं जिन्होंने देखा हो। यार गाइस मेरा सारा मूड खराब हो गया यार जिस वक्त मैं ये वॉइस बना रही थी परफेक्ट वर्ल्ड की। मतलब ये तुम खुद देखो, मतलब यार मुझे समझ नहीं आता भाई यूट्यूब मेरे पीछे पड़ा है। मैं क्या, इतने सारे लोग हैं लेकिन स्टिल गाइस अब मैं क्या बोलूं, अब हम इनसे तो लड़ नहीं सकते, जितना हमारे बस में हो रहा है मैं कर रही हूँ। लेकिन मेरा सच में फिलहाल के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि पिन कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगा तो जाके वहाँ पे सपोर्ट दिखा सकते हो। अब पता नहीं यहाँ पे कब तक उनको उत्तर नहीं। सो गाइस मेक श्योर कि तुम जाके इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो, ठीक है। तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर शिहाओ की तरफ मुड़ते और कहने लगते हैं कि लड़के बहुत दिन हो गया ना हम लोग मिल रहे हैं, तो चलो फिर अब यहाँ से चला जाए। ये कहते हुए वो यहाँ पर एक पोर्टल को बना देते हैं और शिहाओ को अपने पास पुल करते हुए कहने लगता है कि चलो जल्दी चलो, इंपीरियल पास में सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही शिहाओ को लेकर वो यहाँ से जाने लगते हैं ना तभी एक प्रेशर इन्हें फील होता है, एक आवाज इन्हें आती है जो कि कह रहा होता है कि अगर तुमने इसे यहाँ से ले जाने की कोशिश की तो अच्छे से जान लो इसके साथ तुम भी मारे जाओगे। अब तभी ये कहते हुए एक हाथ सीधा ग्रैंड एल्डर और शिहाओ को दबोचने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी ग्रैंड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को निकालते साथ पीछे की ओर एक स्लैश अटैक करते हैं। इस दौरान ये लोग काफी दूर तक आ तो चुके थे, लेकिन ये स्लैश अटैक पूरे स्पेस को चीरते हुए दूसरी ओर जाने लगता है, जो कि यहाँ पे प्रिंसेस का जो फादर था वो देख कर ही पहचान लेता है कि ये तो एक ऐसा स्वॉर्ड स्लैश बीम है जो कि आउटर स्पेस में शूट किया गया है। क्या सच में सीनियर इतने ज्यादा ताकतवर है? अब तभी हमें आउटर स्पेस में यानी कि जो फॉरेन रियलम है वहाँ पर एक सुप्रीम बीइंग को दिखाया जाता है जिसका नाम सुप्रीम जीटिंग है। साथ ही इसके साथ इसका साथ देने के लिए सुप्रीम लिवली थी जो कि फॉरेन रियलम की एक दूसरी सुप्रीम बीइंग है, और यहाँ वो अपने जो व्हाइट लोटस है इसके पावर को एक्टिवेट कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ भाई बारी आती है तीसरे सुप्रीम बीइंग की जिसका नाम कॉन्ग 2 है, और ये असल में एम्परर क्लैन से बिलोंग करता है। अब एक एक करके बस नाम तुम गिनते जाओ क्योंकि बहुत से दिग्गज मैदान में उतरने वाले हैं। साथ ही बारी आती है सुप्रीम यूगो की, और ये फॉरेन रियलम सुप्रीम बीइंग में से ही एक है। आई एम श्योर कि अगर तुमने प्रीवियस ब्रेकडाउन वीडियोस को देखा होगा तो तुमने इसके बारे में काफी बार सुना होगा। काफी बार जो ऑर्डर्स आते थे फॉरेन रियलम के जो वॉरियर्स होते हैं उन तक, तो यूगो का नाम तुमने बहुत बार सुना होगा। तो हाँ ये बुढ़ा वही है। गाइस जो इंपीरियल पास है ना यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा गर्मा चुका था। इवन की वैंग फैमिली से लेकर बाकी के जितने भी लोग थे ना अदर एकेडमीज के, वो लोग भी अब डर के मारे कांप रहे होते हैं क्योंकि 5 सुप्रीम मैदान में उतर चुके हैं। और अब ये 5 सुप्रीम इस बात को दर्शाते हैं कि इन लोगों ने सालों पहले ही इस प्लान को तैयार करके रखा था, और बस वो लोग इस इंतजार में थे कि कब यहाँ पर एक ऐसा क्योटिक माहौल बन जाए जिसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना अपीयरेंस साबित कर पाए, और वो मौका इन्हें मिल चुका है। अब ये लोग यहाँ मौजूद
हर एक बंदा ग्रैंड एल्डर के इंतजार में मौजूद है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई इनका जो जायंट सा माइटी अवतार था वो यहाँ पर सभी लोगों को बहुत ज्यादा डरा रहा था। तभी यहाँ पे प्रिंसेस का फादर आगे आते हुए कहने लगता है कि चाहे जो हो जाए अपनी जान की बाजी लगा दो, लेकिन हमें हर हाल में इंपीरियल पास को डिफेंड करना ही होगा, हमें से कुछ भी नहीं होने दे सकते। एटलीस्ट तब तक ही हमें रोकना होगा जब तक ग्रैंड एल्डर वापस नहीं आ जाते। अगर तब तक रोक लिया ना तो समझ जाओ बैटल हमारा हुआ। सभी लोग मैदान में उतर चुके थे। वहीं दूसरी तरफ शिहाओ के ऊपर ये जो सुप्रीम बीइंग था ना, ये अपना प्रेशर डालकर इसे सप्रेस करने की कोशिश करता है, जो देखकर ग्रैंड एल्डर शिहाओ से कहने लगते हैं कि अगर मुझे तुम्हें यहाँ से अगर सही सलामत निकालना हुआ इस फॉरेस्ट से तो मुझे हर हाल में बिना रुके लगातार इससे फाइट करना होगा और इस दौरान तुम मेरे रास्ते का कांटा बन सकते हो। इसलिए फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि तुम हेवनली पैसेज में जाकर मेरा इंतजार करो। और बस वो शिहाओ को इसके अंदर भेजने लगते हैं। लेकिन जाने से पहले हुआंग कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर अपना खास ख्याल रखना। अब तभी हुआंग के चाहते साथ ही ग्रैंड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को लेकर सीधा इस बंदे के ऊपर उतर जाते हैं। दोनों ही ताबड़तोड़ फाइट कर रहे थे और तभी एक सिंगल स्ट्राइक से ही सामने वाली वॉल से ग्रैंड एल्डर से सटा देते हैं। तभी यहाँ जैसे ही धुन से वो बाहर आते हैं तो इनके सामने एक फॉर्मेशन और वही ओल्ड मैन मौजूद था। वो कहने लगता है कि मैंग टामजन, अब जबकि तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो चलो थोड़ी बातचीत कर ली जाए। अब यहाँ हम देख पाते कि जो हान मिंग है वो भी आ जाता है। अब दो सुप्रीम आगे और पीछे मौजूद थे। ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि क्या बात है, मैं बहुत ज्यादा फेमस हो रहा हूँ ना। तभी तो दो सुप्रीम बीइंग आगे और पीछे आकर यहाँ पे मुझसे बात करना चाहते हैं। वाओ। अब तभी यहाँ पे जो हान मिंग है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वही दूसरी तरफ शिहाओ जैसे ही उस हेवनली स्टोरेज पैसेज के अंदर पहुंचता है ना तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि इन लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। ग्रैंड एल्डर को सप्रेस करते हुए वो लोग इंपीरियल पास को हथियाना चाहते हैं। आखिर मैं यहाँ से कैसे निकलूं? क्या कोई रास्ता नहीं इन सबको रोकने का? अब हुआंग वो जो ट्रेजर उसके पास मौजूद था वो इमीडिएटली ग्रैंड एल्डर की तरफ थ्रो करते हुए कहता है कि इसे लीजिए, शायद इससे कोई काम बन जाए। इस दौरान यहाँ पे ग्रैंड एल्डर अपनी स्वॉर्ड को लात मारते हुए इसके जरिए से मल्टीपल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को क्रिएट करते हैं, जैसे कि रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन अरे कहा जाता है। ये हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसे एक्टिवेट कर देता है, जो देखकर दोनों सुप्रीम्स के होश उड़ चुके थे और ये कहने लगता है कि क्या तुम यहाँ पर खुद के साथ हमें यहाँ पे ट्रैप करना चाहते हो? पर क्यों? क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? अब यहाँ पे हान मिंग जो था वो अच्छे से जानता है कि जो ग्रैंड एल्डर है यानी कि मैंग टामजन वो फॉर्मेशन में कितनी अच्छी मास्टरी हासिल किए हुए है। तो वो यहाँ पर अपने साथी से कहने लगता है कि थोड़ा केयरफुल रहना, इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। इसकी जो नॉलेज है ना फॉर्मेशन में वो हमारी सोच से भी परे है, तो थोड़ा केयरफुल रहना। और जो फॉरेस्ट के अंदर चप्पे चप्पे पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें ये यूज कर सकता है। जिस पर जो दूसरा बंदा था वो कहने लगता है कि तो इससे क्या फर्क पड़ता है, अगर एम्परर क्लैन के बाकी के दो सुप्रीम भी यहाँ पर आ जाए ना तो फिर तो हम इजीली इसे निपटा सकते हैं। और अगर वो यहाँ से एस्केप करने का सोचे ना तो वो यहाँ से एस्केप भी नहीं कर सकता। अब तो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर यहाँ से काफी दूर जाने लगते हैं। ये लोग भी उसका पीछा करते हुए काफी आगे आ चुके थे और इस दौरान ये लोग उसे घेर लेते हैं। तभी ग्रैंड एल्डर अपने स्वॉर्ड को सीधा उसी डायरेक्शन में थ्रो करते हैं जहाँ पर सेकंड अंडर द हेवन मौजूद था, यानी कि वही व्हाइट ड्रैगन। और जैसे ही वो अपने स्वॉर्ड को उस तरफ थ्रो करते हैं ना वो जो एंशिएंट बीस्ट था भाई वो अचानक से नींद से उठ जाता है। तेज टेरिफाइंग सा ऑरा और प्रेशर रिलीज होता है जिसके चलते सारे सुप्रीम बीइंग की हवा टाइट हो जाती है। वो लोग कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो खुद में एक बीस्ट है जो कि इतने पावरफुल एंशिएंट बीस्ट को भी ऐसे अवेकन कर सकता है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसे कंट्रोल कर सकता है। अब यहाँ से ग्रैंड एल्डर निकलते हुए कहने लगते हैं कि तुम सबका ना बहुत शुक्रिया, अब मैं यहाँ से बहुत इजीली निकल सकता हूँ। अब वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक स्पेस में फ्लक्चुएशन होता है जिसके चलते ये प्रेशर भी हट जाता है। और शिहाओ जो कि उस हेवनली स्टोरेज के अंदर से ये सारा नजारा देख रहा था वो देख के समझ आता है कि ये जो फॉरेस्ट है ये वाकई में उसकी उम्मीद से भी ज्यादा मिस्टीरियस निकला। और फिलहाल के लिए यहाँ से निकलना ही बेहतर है क्योंकि हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सुप्रीम बीइंग थे ना फॉरेन रेलम के वो लोग फाइनली उस प्रेशर से रिलीज हो जाते हैं। अब इनमें से एक बंदा कहने लगता है मेरे ख्याल से ये जो एंशिएंट बीस्ट है ये 9 हेवन एंड 10 अर्थ से बिलोंग करता है, इसी के चलते वो इसे कमांड कर पाया। और अगर वो उसके कुछ सूत्रस को भी यूज कर पाया ना तो मुझे इसमें भी हैरानी नहीं होगी। पर हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन यही है कि हम जल्द से जल्द यहाँ से निकले और एक बार इस फॉरेस्ट के बाहर अगर हम इससे फाइट करें ना तो उसके पास हमारे अगेंस्ट कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। जस्ट वे ऑलमोस्ट सभी लोग यानी कि सारे सुप्रीम्स ही एग्री करते हैं। अब ये सब के सब यहाँ से चले तो जाते वही दूसरी तरफ हमें बैटल फील्ड का जो फ्रंट का एरिया है जो कि इंपीरियल पास के पास मौजूद है उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड एल्डर ऑलरेडी मौजूद है और वो इन पांचों को देखकर कहने लगते हैं कि क्या बात है तुम लोग आ गए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम लोग कितने ज्यादा केपेबल हो। और अगर तुम में से एक दो को मैं मार नहीं पाया तो आखिर मैं किस बात का सुप्रीम एल्डर हुआ। हाँ, और फिर ये किस टाइप की सुप्रीम बैटल हुई फिर। अब यहाँ पे जो सुप्रीम यू है वो इमीडिएटली आगे आकर कहने लगता है कि इस वक्त हम पांचों के पांच यहाँ पे है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमारे अगेंस्ट जीत पाओगे? कभी नहीं। ये कहते हुए वो उनके ऊपर हमला कर देता है। अब उसका जो स्पेयर अटैक था उसे ग्रैंड एल्डर बहुत इजीली रोक लेते हैं जिसके इम्पैक्ट से आसपास के प्लैनेट्स तक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिसके बाद उस इम्पैक्ट के चलते यहाँ पे ये जो सुप्रीम बीइंग था ना वो तक काफी दूर जा गिरता है। तभी हम देख पाते कि ग्रैंड एल्डर के हाथ में वही जो वुडन चेस्ट था वो मौजूद था। ये देखकर जो बाकी के सुप्रीम बीइंग्स है उनमें से एक कहने लगती है कि अब मैं समझी कि आखिर क्यों फॉरेन रेलम के कल्टीवेटर्स इसके पीछे हाथ धो के पड़े हैं। तभी उनमें से एक बंदा ऑर्डर देता है और कहता है कि सब के सब एक साथ टूट पड़ो, इसे मार डालो और इससे वो वॉक्स हासिल कर लो। अब यहाँ एक एक करके सारे के सारे दिग्गज
उनके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर वही पकड़ते हैं उस वुडन चेस्ट को और सीधा उससे दे तनादन उनके ऊपर हमला करते हैं, धाए धाए मारते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो बंदे थे ना, एक नंबर के बेशरम थे। लिटरली इनका वेपन, इनका पावर, इनका स्पेल कोई भी काम नहीं करता इस चेस्ट के आगे, लेकिन फिर भी मुंह उठा के ये लोग वापस से फाइट करने लगते हैं। अब तभी ग्रैंड एल्डर की ना सटक जाती है और वो यहाँ पर इन्हें उठा उठा के पटकता है, बहुत बुरी तरीके से लात घुसे मुक्के सबकी बारिश करते हुए इनके बैंड बजा के रख देता है। जिसके बाद बारी थी हान मिंग की, और इसे तो भाई ग्रैंड एल्डर ना उसी चेस्ट से सीधा उसके मुंह पे दे मारते हैं। वो बंदा जो कि खून की उल्टियां कर रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। वहीं दूसरी तरफ इंपीरियल पास का जो एरिया था, यहाँ पे जितने भी डिसाइपल्स और जो बाकी के लोग जो कि फाइट कर रहे थे, वो ये नजारा जब देखते ना तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि आसमान में काफी सारे टूटते हुए सितारे नजर आ रहे हैं और जो कि जमीन पे जैसे गिरने वाले हैं। इन्हें क्या पता कि यहाँ पर सबकी बैंड बजा रहा है ग्रैंड एल्डर। तभी यहाँ उनमें से कहने लगता है कि सुप्रीम्स जो है आपस में क्लैश कर रहे हैं और जिनके पावर का इम्पैक्ट ही ऐसा है कि जैसे कोई टूटता हुआ तारा हो। यहाँ पे जो हेवन एंड अर्थ है वो भी बहुत बुरी तरीके से इनके इम्पैक्ट के चलते शेक कर रहा था, जिसके चलते यहाँ पे लोगों के अंदर डर और ज्यादा बढ़ रहा है। अब यहाँ एम्परर क्लैन से बिलोंग करने वाला वो बंदा हेवन एंड अर्थ, जैसे कि हेवन एंड अर्थ पाउच, जैसे कि डिवोरिंग इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, जो कि 9 हेवन एंड 10 अर्थ से कभी बिलोंग किया करता था, इससे वो यूज करता है। यहाँ पे वो आसपास की एनर्जीज को डिवोर करना शुरू कर देता है। जिसके बाद जो ग्रैंड एल्डर है ना, वो अपने पास से जो 10 रियलम डायग्राम है, जो कि एक डिफेंसिव आर्टिफैक्ट है, इन्हें बाहर निकालते साथ ही एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है। अब इनके क्लैश को देखकर भाई दूसरा बंदा कैसे टिक पाता था, वो भी अपने पर्पल गोल्ड हैमर, जो कि एक काफी तगड़ा वाला डैमेज इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है, इसे वो निकालते साथ ही अनलीश कर देता है। चारों तरफ वो पर्पल लाइटनिंग कड़कने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक और पावरफुल डैमेज इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, जिसे कि हेवन बर्निंग फर्नेस कहा जाता है, ये भी मैदान में उतर चुका था। 2 डैमेज वाले जो आर्टिफैक्ट होते हैं एक साथ मैंगटियंस के ऊपर हमला करते हैं। यहाँ पे क्लैश इतना तगड़ा वाला था कि अब यहाँ इंपीरियल पास का इलाका भी इससे बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो रहा था। ये देखकर जो प्रिंसेस के फादर है वो कहने लगते हैं कि ये जो डैमेज्ड मैजिकल आर्टिफैक्ट्स है, इन्हें असल में हेवन अविस से निकाला गया है, लेकिन फिर भी इन डैमेज्ड आर्टिफैक्ट के अंदर जो बची कुछ रिमेनिंग पावर है ना, वो पूरे के पूरे रियलम को क्रश कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। अब तभी सभी लोग एक बैरियर को बनाने लगते हैं। तभी वो आगे बताने लगता है कि ये जो क्लैश है, ये असल में 2 वर्ल्ड्स के ग्रेट टाओ के बीच का क्लैश है और अब लगता है कि ये पूरा का पूरा बैटलफील्ड हमारे पहुंच से बाहर है, हम इसे नहीं रोक सकते। अब तो यहाँ पे ये जो प्रिंसेस का फादर था ना, वो सभी से कहने लगता है कि सभी के सभी अभी के भी पीछे हटो, हम यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं। अब तभी अचानक से हम देखते हैं कि इमॉर्टल किंग कॉप्स ऑफ रैपिंग क्लॉथ, जो कि एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है, वो सीधा ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है, जैसे कि ऑब्वियसली हमारे ग्रैंड एल्डर यहाँ पे लहरा रहे थे। और यार इनका जलवा मैं क्या बताऊं तुम्हें। तभी यहाँ पे शीहाओ कहने लगता है कि ग्रैंड एल्डर इसे भी अपने साथ लीजिए। तभी वो यहाँ पर अपनी दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड को भी सीधा उन्हें थमा देता है। अब ग्रैंड एल्डर उसे पकड़ते हैं और पकड़ते साथ ही एक स्ट्राइक सीधा इनके ऊपर कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि 10 रियलम डायग्राम, दालो इमॉर्टल स्वॉर्ड और यहाँ पे जो बाकी के आर्टिफैक्ट थे ना, फिर चाहे वो बैटल फ्लैग हो, जो भी हो, यहाँ पे एक साथ सभी को वो अनलीश कर देते हैं। अब सभी की पावर मिलके एक साथ फॉरेन रियलम के आर्टिफैक्ट का सामना करने लगते हैं। इस दौरान एक बैटल रियलम क्रिएट हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सा जायंट सा सर्कल इनके आसपास बना देता है। बेसिकली ये इमॉर्टल आर्टिफैक्ट के द्वारा बनाया गया है और ये एक सेपरेट बैटलफील्ड जैसा तुम कह सकते हो। अब एक इमॉर्टल आर्टिफैक्ट इरप्ट हो चुका है, जिसने की बैटल रियलम को क्रिएट कर दिया। मतलब कि आउटसाइडर के जितने भी लोग थे वो सही सलामत है यहाँ पर, लेकिन जो फॉरेन रियलम के लोग थे ये लोग खुश नहीं थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था क्योंकि इसके जरिए से इन लोगों ने हेवन एंड अर्थ के जो ग्रेट दाव है उसे पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे तभी दूसरी लेडी कहने लगती है कि पर चाहे जो हो, जो दाव लॉज है 9 हेवन एंड 10 अर्थ का, वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो अगर हमें इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो पा रही है तो फिर ये तो हमारे लिए और अच्छा है ना, क्योंकि अगर हमें इतनी कम प्रॉब्लम हो रही है तो फिर सोचो जो इस रियलम से बिलोंग करता है उसे कितनी ज्यादा दिक्कत आएगी। हम 5 और ये अकेला, और बिना ग्रेट दाव के हेल्प के आखिर ये बुढ़ा कब तक सर्वाइव करेगा, कब तक हमारे सामने टिक पाएगा। हाँ, इसकी इंटरनल पावर भी बहुत ज्यादा कम हो चुकी होगी। यहाँ पे हान मिंग भी खुश था और कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पे ट्रैप हो चुके हो तो अपनी मौत को स्वीकार कर लो। लेकिन ग्रैंड एल्डर भाई बता देते हैं कि क्यों वो शी हाओ के मास्टर है और शी हाओ को उन्होंने आज तक ट्रेन किया है। वो यहाँ पे बॉडी एज अ सीड, जो कि वही पैथ है जिसे कि शी हाओ को उन्होंने सजेस्ट किया था। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भले ये बॉडी एज अ सीड को यूज कर रहे हैं, लेकिन ये अभी फुल्ली फॉर्म नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हान मिंग जैसे ही बॉडी एज अ सीड इस पैथ को देखता है तो वो कहता है कि मान गया मैंग तियानजिन, मान गया मैं तुम्हें। अब मैं समझा कि तुम वही हो जो कि इस पैथ पे चला था और कामयाब होके लौटा, और तुम्हारी बॉडी एज अ सीड पैथ अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है। सब के सब होश उड़ चुके थे और हैरानी के साथ देख रहे थे। तभी शियाओ कहने लगता है कि क्या बात है, ग्रैंड एल्डर का बॉडी एज अ सीड अब एडवांस कर चुका है। और देखने वाली बात होगी कि अपने खुद के दाव फाउंडेशन के दम पर ये आखिर किस हद तक एडवांस करते हैं। देखते हैं कि उनके आगे उसके दुश्मन कब तक टिक पाते हैं। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। तभी उनमें से कहने लगते हैं कि अब मैं समझी कि क्यों ये अकेले हुआंग को बचाने आया है, क्योंकि दोनों ही सेम लीनियस से बिलोंग करते हैं, दोनों ही सेम पैथ पे चले हैं। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है ये मास्टर और डिसाइपल भी है। जिसपे यहाँ जो दूसरा बंदा है वो कहने लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास नंबर है, हम तादाद में ज्यादा है तो हम इसे मसल सकते हैं। अब सबके सब एक साथ टूट पड़ते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर इन्हें आसानी से हैंडल कर लेता है। तभी वो जैसे इन सभी
को अपनी तरफ देखते हैं ना तो इमीडिएटली इनकी बॉडी जो कि बॉडी एज अ सीड पैथ को फॉलो कर रही है वो इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर को यानी कि इमॉर्टल स्क्रिप्चर को एक्टिवेट कर देती है और जो इम्पैक्ट उसकी बॉडी से रिलीज होता है उसके चलते ये सभी लोग बहुत दूर जा गिरते हैं। तभी यहाँ पे ग्रैंड एल्डर का भी अब हिम्मत जो है जवाब दे रहा था, वो खून की उल्टियां कर रहे थे। तभी उनमें से एक बंदा जैसे ही देखता है ना कि ये इमॉर्टल स्क्रिप्चर का यूज कर रहे हैं तो वो कहने लगते हैं कि ये तो वही इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर है जो कि हमारे एंसेस्टर की लेगेसी है। यहाँ पे हुआंग को जब ये सुनाई देता है ना तो उसे गुस्सा आता है कि ये हमारे 9 हेवन 10 अर्थ की लेगेसी है, ये हमारा हक है और तुम इसे अपना नाम दे रहे हो। कितनी शर्मनाक बात है। यहाँ पे भाई जब डिसाइपल का ये हाल है तो मास्टर की तो सटक जाएगी ना। वो यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेशर्म कहीं के अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। अब सीधा जाकर उनका जो ये अटैक था उस बंदे के वेपन से टकराता है, उससे डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी तलवार को वो यहाँ हान मिंग के गले में जाकर ऐसे रोक लेता है, जो देखकर हान मिंग की जान ऐसे हलक में आ जाती है। तभी ग्रैंड एल्डर से वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मारोगे? हैं तुम मुझे मार सकते हो? बिल्कुल नहीं। तुम कैसे मारोगे मुझे? नहीं मार सकते है ना, तुम नहीं मार सकते। जो देखकर ग्रैंड एल्डर से कहने लगते हैं कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो तुम्हें क्या लगता है किस बात का घमंड है कि तुम हमसे ज्यादा सुपीरियर हो, हमसे आगे खड़े हो? हाँ, आज तुम्हारी घमंड में निकाल के रहूंगा। अब इस दौरान जैसे वो हमला करने वाले थे बाकी के ये जो 5 सुप्रीम्स थे ना उनमें से जो 4 थे वो इमीडिएटली आते हैं और पीछे से इनके ऊपर हमला कर देते हैं। जहाँ 2 बंदे सबसे पहले जैसे ही अटैक करते हैं तो ग्रैंड एल्डर के पास मौजूद वो जो रूट एंड गोल्डन वुडन चेस्ट था वो इमीडिएटली अपने आप एक्टिवेट होकर पीछे से सारे अटैक को रोक लेता है। इवन इनके ग्रैंड एल्डर भी शॉक्ड थे। अब तभी वो आगे कहने लगते हैं कि हमारा 9 हेवन एंड अर्थ पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है, यहाँ पे कल्टिवेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन हमारी जो यंगर जनरेशन है वो फिर भी किसी से पीछे नहीं। भले ही रिसोर्सेज कम हो लेकिन ये हार कभी नहीं मानते। अगर हमारे लोग आज पीछे रह जा रहे हैं इसलिए नहीं कि हम तुमसे डरते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हेवन एंड अर्थ ने हमें इतना ज्यादा ब्लेस नहीं किया। ये कहते हुए वो काफी सारे जो स्वॉर्ड्स थे एक साथ इन सब के ऊपर उतार देता है, जो देखकर बाकी सारे लोग डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दूसरा सुप्रीम आकर उससे फाइट करने लगते हैं और कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे अपने एक्सक्यूजेस बनाओगे अपने कमजोर होने पर और हम तुम्हें छोड़ देंगे? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे तभी सारे लोगों से आके घेर लेते हैं, लेकिन ग्रैंड एल्डर स्माइल करते हैं और कहने लगते हैं कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ग्रेट दाव इनफ नहीं है ना हमारे लिए तो हम इतनी कॉन्फिडेंस रख सकते हैं कि हम अपने दम पर एक नए दाव को फौज कर सकते हैं और ये इनफ होगा तुम जैसे लोगों को यहाँ से निपटाने के लिए। अब ये कहते हुए ग्रैंड एल्डर खुद की यहाँ पे दाव बॉर को फौज करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर भाई सबकी सटक जाती है और उनमें से एक बंदा जैसे हमला करने आता है ग्रैंड एल्डर घुमा के एक मुक्का सीधा उसके पेट में उतार देते हैं और बस एक मुक्के में इसका काम खत्म हो जाता है। जो देखकर जो लेडी थी ना वो यहाँ से उल्टे पैर भागती है और कहने लगती है कि ये नामुमकिन है, ग्रैंड एल्डर उसे ऐसे ही कैसे जाने दे सकते थे। वो एक एक करके सभी को चुन चुन के मारते हैं। इस दौरान इनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, लेकिन आज वो इन सभी को निपटाने की कसम खा के आए थे। तभी बाकी के पीछे 3 मेंबर बचे थे ना वो लोग एक साथ इनके ऊपर हमला करते हैं। ग्रैंड एल्डर को चोट लग रही थी लेकिन उसे पता है अच्छे से कि उसके पास जो इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर है ना वो उसे पीछे से बैकअप देती रही, लेकिन कहीं ना कहीं अब ये पावर भी कमजोर पड़ रही थी, जो देखकर ये लोग भी हैरान थे कि आखिर ये किस हद तक जाएगा। और जरा देखो उस इम्पेरिशेबल स्क्रिप्चर के चलते उसकी बॉडी इस हद तक स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर ना बिल्कुल सटक चुकी थी इनकी, वो यहाँ पर बहुत बेरहमी के साथ मार रहे थे, मार मार के इनका बिल्कुल नक्शा वो बिगाड़ चुके थे। पीछे से इस बंदे की हिम्मत नहीं होती कि वो जाके कुछ करे, लेकिन वो हैरान था कि वो उनके अटैक्स को बिल्कुल भी डॉज नहीं करा बल्कि हेड ऑन हेड उसे ले रहा है अपने ऊपर, जैसे कि ये कोई सुप्रीम स्लॉटर हो। लेकिन तभी सडनली एक साथ वो टूट पड़ते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसे रोकना ही होगा। अब यहाँ पे ये लोग जैसे उनके ऊपर हमला करने आते हैं तो उनकी जो बॉडी है ना वो यहाँ पर एक डिफेंसिव बैरियर को क्रिएट कर देती है। ग्रैंड एल्डर जो कि इस वक्त अपने एक अलग ही माइंड स्टेट में मौजूद थे, वो यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंटरनल दाव गेट है उसे ओपन करने के बहुत क्लोज पहुंच चुके थे और इस बार उनकी जो बॉडी एज अ सीड है ना वो फोर्सफुली इसे ओपन कर देती है। इसी के साथ ग्रैंड एल्डर की बॉडी को हम देख पाते हैं जो कि फुल पावर को अनलीश करती है और फाइनली बॉडी एज अ सीड दाव लॉस फुल्ली इग्नाइट हो चुकी है। अब ग्रैंड एल्डर यहाँ पे पूरी पावर को एक साथ इन सब के ऊपर उतार देते हैं, जहाँ सबसे पहले एक बंदे को वो निपटा देते हैं, वो तो उसके प्रेशर से ही नीचे गिर जाता है, लेकिन दूसरा बंदा यानी कि हान मिंग को इतना जोर का मारते हैं कि इसकी बॉडी इसकी सोल कुछ भी रिकवर नहीं कर पाती। लेट अनाइलेशन जैसा कोई वर्ड होता है ना वो इस एक सिंगल मूव से यहाँ साफ झलकता है। एक पूरा का पूरा सुप्रीम बीइंग यहाँ पे मारा जा चुका है, जो देखकर एवन की जो प्रिंसेस का फादर था वो खुद शॉक्ड था और कहने लगता है कि एक सुप्रीम मारा गया, वो भी इतनी आसानी से। यहाँ पे बाकी के जो सुप्रीम थे इनके तो होश ही उड़ चुके थे और इसके आगे की कहानी बिल्कुल ऐसे ना शिफ्ट हो जाती है और हमें जो हे जिमिंग है जो कि डिसेंडेंट है हे वुशेंकर के साथ ही फॉरेन रेलम का जो 10 यंग किंग क्लैन एक्सपर्ट है उनका नंबर 1 भी है, वो यहाँ पे बिल्कुल ना ऐसे काफी ज्यादा चिंता में था और यहाँ हाथ जोड़े बैठा हुआ था। वो भी यहाँ अपने इस सुप्रीम बंदे के सामने जो कि यहाँ पता नहीं ग्रीन कलर के फॉग में क्यों छिप के बैठा हुआ था। वो यहाँ पे कहने लगता है कि हे जिमिंग, मैंने सुना है कि जो हमारे एंसेस्टर जो कि क्लोज डोर कल्टीवेशन से बाहर आए हैं उन्होंने पर्सनली तुम्हें इंस्ट्रक्ट किया, मतलब कि तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई है। अब तुम्हें खुद को साबित करना है, ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अगर तुम हुआंग को मार देते हो ना तो तुम भी नहीं जानते कि तुमने कितना बड़ा तीर मार लिया है। अब वो
हंसते हुए कहने लगते हैं कि चलो जाओ जाओ, किस बात की देर है, अपने एंसेस्टर के नाम को बिल्कुल भी खराब मत करना, ठीक है। अब यहाँ ये जो 3 बंदे थे वो उसे ही घूरे जा रहे थे, तभी उसे एक स्क्रोल भी दिया जाता है जिसे पाकर हे जिनमिंग तो काफी खुश था। अब तभी दूसरा बंदा बताने लगता है कि हे जिनमिंग एक बात याद रखना, अगर वाकई में फ्यूचर में कभी ही क्लैन एक एम्परर क्लैन बनता है ना, तो इसकी शुरुआत सिर्फ तुमसे होगी और ये वो मौका है जब तुम इस चीज को अचीव कर सकते हो। जिसमें हे जिनमिंग खुश होते हुए कहने लगता है कि चिंता मत कीजिए, मैं एंशिएंट एंसेस्टर के हर एक ऑर्डर को फॉलो करूंगा और मैं निराश नहीं करूंगा। जा रहा हूँ और यहाँ मौजूद सभी लोग इंतजार करना, मैं अच्छी खबर लेके बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। अब यहाँ पे ये ओवर कॉन्फिडेंट की दुकान निकल पड़ता है हुआंग से फाइट करने के लिए। वहीं दूसरी तरफ अब सभी लोग उसके जाने के बाद कह रहे होते हैं कि हे क्लैन के जो एंसेस्टर हैं भले ही वो एम्परर क्लैन से नहीं रहे हो, लेकिन उन्होंने अपने दौर में अपने जनरेशन के हर एक बंदी को घुटनों के बल झुकने पे मजबूर कर दिया। और अब हे जिनमिंग की बारी है, वो तो ऑलरेडी एक इमॉर्टल किंग एंसेस्टर बनने के बहुत करीब बन चुका है। ऑलमोस्ट उसने यूथो और आयरलैंड दोनों की बराबरी कर ही ली है। और अब जबकि एंसेस्टर ही ने खुद उसे पर्सनली यहाँ पे सजेस्ट किया है, उसे पर्सनली गाइड किया है, तो मुझे पूरा यकीन है ब्रदर जिनमिंग की जो कल्टीवेशन है वो एम्परर क्लैन के जो सीकॉन है उससे बिल्कुल भी कम नहीं होगा। वो यहाँ पे हुआंग को मार के ही वापस आएंगे। वहीं दूसरी तरफ हे जिनमिंग जो कि इंपीरियल पास के पास पहुंच जाता है, आते साथ ही अपने ऑरा को अनलीश करता है। दूसरी तरफ उसके फॉलोवर्स कहने लगते हैं दुश्मनों की जो यंगर जनरेशन है और उनकी जो ग्लोरी है ना, उनकी ये सो कॉल्ड अकड़ जो है ना 9 हेवन एंड 10 अर्थ की, उसे तो हमारी जनरेशन का जो सबसे फॉर्मेस्ट यूथ है वही कुचल के रख देगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एंसेस्टर ने सदियों पहले इनके साथ, इनके रियलम के साथ किया था। आज इतिहास खुद को दोहराने वाला है। और गाइज आज के इसी तोड़ो फोड़ो सीन के साथ हमारा आज का ये जो ब्रेकडाउन वीडियो था वो यहीं पे एंड होता है। और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इन कमेंट में जो बैकअप चैनल का लिंक है उसे जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।